हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, गति। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है बेटा फिजिक्स का जिसको सबसे ज्यादा आप अपने अगल बगल महसूस करते हो। इस चैप्टर में जितनी भी राशियां आएंगी उनको आप बड़े आसानी से अपने आम जीवन में इधर उधर अगल बगल आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, काफी मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस चैप्टर में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस पे थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं बेटा। विरामावस्था और गतिमान अवस्था। सबसे पहले कोई भी वस्तु विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में है, इसको हम लोग समझेंगे कि विरामावस्था और गतिमान अवस्था होती क्या है बेटा। कब हम लोग किन वस्तुओं को कैसे हम कहेंगे कि ये विरामावस्था में है या ये गतिमान अवस्था में है, ठीक है। उसके बाद अपने लोग दूरी और विस्थापन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझना है कि अगर आपसे मैं दूरी और विस्थापन में बोलूं अंतर बताओ तो आपको सारे अंतर बता लेने हैं। ये अंतर काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी आप लोगों के स्कूल में आता है। उसके बाद बेटा अपने लोगों को सीखना है बेटा, क्या अपने लोगों को सीखना है एक समान और असमान गतियां क्या होती है। जो बेटा गतियां होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक होती है एक समान गति और एक होती है बेटा क्या, असमान गति। तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है विरामावस्था, यानी कि जिसको बेटा रेस्ट स्टेट भी बोलते हैं अपने लोग। तो विरामावस्था में कोई भी वस्तु विरामावस्था में कब कही जाएगी। देखिए एक लाइन लिखी हुई है, यदि कोई वस्तु की स्थिति, ठीक है, प्रेक्षक के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है तो वस्तु विरामावस्था में होती है। अब समझो प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर क्या होता है बेटा। ऑब्जर्वर आप ये मानो प्रेक्षक कौन है, जो किसी भी वस्तु को देख रहा है, ठीक है। किसी भी वस्तु की गति को जो भी ऑब्जर्व करेगा वही बेटा हमारा प्रेक्षक हो सकता है। प्रेक्षक कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग आप अपने आप को प्रेक्षक मान के ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ विरामावस्था क्या होगी। तो विरामावस्था में अगर कोई भी वस्तु है तो प्रेक्षक के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। प्रेक्षक जो गति को प्रेक्षित कर रहा है, जो वस्तु को देख रहा है, जो गति को देख रहा है बेटा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की गति, वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। तो बेटा जरा समझो, मैंने आपको बना दिया प्रेक्षक, ये लीजिए भैया प्रेक्षक हो। अब आप ध्यान दो, अपने कमरे में अगल बगल एक टेबल रखी है बेटा, इसकी स्थिति आपके लिए जो भी है, एक टेबल रखी है बेटा, ठीक, एक टेबल है। अब क्या ये टेबल की स्थिति बदल रही है? नहीं बदल रही है। ये जहां पहले थी अभी भी वही है, थोड़ी देर बाद भी वो यही रहेगी। तो यानी कि इसकी स्थिति आपके सापेक्ष, आप क्या हो बेटा, प्रेक्षक हो, क्योंकि आप देख रहे हो इसको, आपके सापेक्ष इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। ये जहां थी ये वही है। तो ये किसमें है बेटा, विरामावस्था में है। इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल से आपको समझाएं। आपके घर के बाहर जो एक बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगा हुआ है, आप उस पोल को देखिए। आप प्रेक्षक हैं, वो पोल वहां पर है, इसकी स्थिति आप देख लो बेटा। क्या इसकी स्थिति कभी बदलती है? क्या कभी पोल दूर जाता है? क्या कभी पोल पास में आता है? नहीं, स्थिति नहीं परिवर्तित हो रही है। तो हम कहेंगे ये पोल भी बेटा किसमें है, विरामावस्था में है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि वो किसमें है, विरामावस्था में है, ठीक है बेटा। इसके और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप अपने अगल बगल देखिए, आपके अगल बगल कोई बुक रखी होगी, क्या वो बुक आपके सापेक्ष उसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है? नहीं हो रही है बेटा, तो वो भी किसमें है, विरामावस्था में है। आपके घर के बाहर जो पेड़ लगे हुए हैं, क्या उनकी स्थिति कभी परिवर्तित होती है आपके सापेक्ष? नहीं होती है। तो ये सब वस्तुएं बेटा हम लोग किसमें बोलेंगे, विरामावस्था में। बस आपको ये याद रखना है, प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। बात समझ पाए बेटा। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं।
अब हम लोग समझते हैं भैया गतिमान अवस्था फिर क्या हो जाएगी, तो बस इसका उल्टा समझिए। यदि किसी वस्तु की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष परिवर्तित होती जा रही है तो वस्तु बोली जाएगी बेटा किसमें, गतिमान अवस्था में। ठीक है, मोशन वाली स्टेट में। ठीक है, फिर से, यदि किसी वस्तु की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष परिवर्तित होती जा रही है तो वस्तु बोली जाएगी किसमें बेटा, गतिमान अवस्था में। जैसे मान लो आप खड़े हो, आप किसी कार को देख रहे हो बेटा, मान लो कार पहले यहां थी, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपके पास आई, थोड़ी देर बाद आपसे दूर चली गई, तो ये क्या है बेटा, स्थिति लगातार परिवर्तित हो रही है। आप कह रहे हो पहले ये मेरी तरफ आ रही थी, अब मेरे से दूर जा रही है बेटा, तो इसकी स्थिति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो ये कार किसमें बोली जाएगी, विरामावस्था में। आप रोड पर खड़े हो जाइए, जितनी भी गाड़ियां मोटर कार चल रही होती हैं उनको ऑब्जर्व करो, उनकी स्थिति क्या हो रही होती है, परिवर्तित। जैसे कोई कार ये है, ये गई, ये गई, ये गई, स्थिति क्या हो रही है बेटा, परिवर्तित हो रही है। स्थिति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो जब भी स्थिति बेटा परिवर्तित होती रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, विरामावस्था में हो जाएगी। बोलो क्लियर है बेटा। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, कोई भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, स्थिति लगातार परिवर्तित हो रही है। वो तुमसे दूर जा रहा है, स्थिति लगातार परिवर्तित हो रही है। क्या है वो, गतिमान अवस्था में है। लेकिन वो एक जगह खड़ा हो गया, आपको देख रहा है, तो वो क्या है, स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, तो वो विरामावस्था में होगा। ठीक है बेटा। अब एक मजे की बात सुनो बेटा, अब आप सोचो, क्या कोई वस्तु स्थिति विरामावस्था में भी हो सकती है और क्या गतिमान अवस्था में भी हो सकती है। आप सोचो, क्या कोई वस्तु विरामावस्था में और गतिमान अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में क्या एक साथ हो सकती है। हाँ, हो सकती है बेटा। अब जरा ध्यान देना, बेसिकली ये डिपेंड करता है प्रेक्षक कौन है। अगर प्रेक्षक बदल गया तो ये पॉसिबल है कि कोई वस्तु जो विरामावस्था में बोल रहे थे, अब वो बेटा क्या हो जाए, गतिमान अवस्था में हो सकती है। मतलब प्रेक्षक के हिसाब से, प्रेक्षक बदलने पर वस्तु विरामा से गतिमान अवस्था में भी बोली जा सकती है और विरामा से गतिमान अवस्था में भी बोली जाती है। जैसे आप समझना, अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से समझना। भाई ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, अभी ये ट्रेन नहीं है, अभी ये ट्रेन है, ये लो ट्रेन है। ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट, एक डिब्बा है, ठीक है। इसमें कानपुर से दो लोग चढ़े, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ए, मिस्टर बी, और एक बंदा है सी, जो कि बेटा प्लेटफॉर्म पे अभी खड़ा हुआ था। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, इनका नाम है सी। ठीक, अब देखो बेटा, ट्रेन चलने लगी, कानपुर से चलने लगी, कानपुर स्टेशन से आगे निकल गई। अब मैंने ए को प्रेक्षक माना और ए से पूछा थोड़ी देर बाद कि बी बताओ किस अवस्था में है। तो भैया ए कहेगा बी थोड़ी देर पहले भी मेरे पास यही स्थिति थी, यहीं पे था, अभी भी ये यहीं पे है। तो बेटा ए को अगर हम प्रेक्षक मान रहे हैं तो ए के सापेक्ष क्या बी की स्थिति बदल रही है, नहीं बदल रही है। तो ए कहेगा भैया ये तो विरामावस्था में है। बी किसमें है, विरामावस्था में है। ठीक है बेटा, बी विरामावस्था में हो गया। अब हम आपसे कहेंगे भैया सी तुम बताओ, भैया सी तुम बताओ बी किस अवस्था में। तो ये कहेगा ट्रेन तो चल रही है धीरे धीरे, अभी ये कानपुर स्टेशन पे थी, थोड़ी देर बाद दूसरे स्टेशन पे, थोड़ी देर बाद दूसरे स्टेशन पे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे स्टेशन पे। इसकी स्थिति क्या होगी बेटा, बदलती रहेगी। तो सी कहेगा ये तो हमारा किसमें है बेटा, ये तो हमारा गतिमान अवस्था में है। किसमें है बेटा, गतिमान अवस्था में है। ठीक है बेटा। तो अब आप क्या देख रहे हो, बी हमारा ए को अगर हम प्रेक्षक मान रहे हैं तो ये विरामावस्था में बोला जा रहा है, और सी से पूछ रहे हैं तो ये कह रहा है गतिमान अवस्था में है। क्यों, क्योंकि ए के सापेक्ष इसकी स्थिति नहीं परिवर्तित हुई।
ये बैठा था कानपुर स्टेशन पे, ट्रेन आगे चलती जा रही है, वही बैठा है, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति बेटा परिवर्तित नहीं हो रही है, तो ये कह रहा है ये विराम अवस्था में है। लेकिन सी जो कि ट्रेन के बाहर है, जो स्टेशन पे था, ट्रेन निकलती जा रही है, वो आगे बढ़ती चली जा रही है बेटा, दूसरे स्टेशन तीसरे स्टेशन, तो सी से कहेंगे कि भैया बताओ बी किस अवस्था में, तो सी कहेगा हमारे लिए इसकी स्थिति तो क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। अभी ये यहाँ पे कानपुर स्टेशन पे था, अभी दूसरे स्टेशन पे हो गया, अभी ये दूसरे स्टेशन पे हो गया, तो यानी कि सी के सापेक्ष अब ये किस अवस्था में है बेटा, गतिमान अवस्था में हो गया। ठीक है, तो क्या आपने देखा कि जो भी आपका प्रेक्षक है, अगर वो मैं बदल दूं तो हो सकता है एक वस्तु जो विरामावस्था में बोली जा रही थी उसी को क्या बोल दे हम लोग, गतिमान अवस्था में। तो बच्चों ये बहुत अच्छे से समझ लो, हम प्रेक्षक के सापेक्ष ये चीज लेके चलते, प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिति बदल रही है या नहीं बदल रही है, बोलो बात समझ पाए, क्लियर है बेटा। तो और एक चीज और याद रखना बेटा, अगर हम किसी भी वस्तु को बोलें क्या वो पूर्ण रूप से विरामावस्था में हो सकती है या पूर्ण रूप से गतिमान अवस्था में हो सकती है, तो याद रखना कोई भी वस्तु ना पूर्ण रूप से विरामावस्था में है ना स्थिर अवस्था में। ठीक है, कैसे, आपके घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ है क्या वो विरामावस्था में है, ठीक है, आपके लिए तो बेटा वो क्या है, विरामावस्था में है, क्योंकि आप अपने आप को प्रेक्षक मान रहे हो तो उसकी स्थिति नहीं परिवर्तित हो रही है। लेकिन मून चंद्रमा से देखें तो पृथ्वी गतिमान अवस्था में, पेड़ भी है वो भी बेटा गतिमान अवस्था में हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रेक्षक जो है ये बहुत बड़ी चीज है बेटा, यानी कि ठीक है, प्रेक्षक के हिसाब से ही हम लोग बेटा डिसाइड करेंगे कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है या फिर गतिमान अवस्था में है। तो हम लोगों ने दो टर्म सीख लिए, कब हम वस्तु को विरामावस्था में बोलेंगे और कब हम लोग वस्तु को आपका गतिमान अवस्था में बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हमने एक स्लाइड बनाई है अदिश और सदिश राशियों की। ये जो अदिश और जो सदिश राशियां हैं इनका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ये स्लाइड पे हम बार बार आएंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर बाद अदिश और सदिश राशियां ये शब्द यूज करने पड़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा अभी पहले से सुनने लगो। देखो बेटा होता क्या है, अच्छा एक चीज समझ लो पहले तो, जैसे मैंने कहा बेटा आपको 5 किलोमीटर चलना है, बस आप समझ गए, आप चल दोगे, किधर भी चल दो, आप इधर जाओ 5 किलोमीटर, उधर जाओ उधर जाओ, मैंने तो कुछ नहीं ऐसा बोला कि किधर जाना है, मैंने सिर्फ बोला आपको 5 किलोमीटर चलना है। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको 5 किलोमीटर अपने स्कूल तक जाना है, तो क्या किसी भी दिशा में आप 5 किलोमीटर चले जाओगे आपका स्कूल मिल जाएगा? नहीं, आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा। जब आप उस स्थिति में उस दिशा में जाओगे, उस दिशा में जाओगे, एक आपकी परफेक्ट एक दिशा होगी ना स्कूल की, बेटा स्कूल तो हर तरफ होता नहीं है, तो आपको एक निश्चित दिशा में जाना पड़ेगा तभी वो स्कूल मिलेगा। ठीक है, अब जरा समझना इस लाइन का मतलब अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है बेटा। ठीक है, तो राशियां जितनी भी फिजिक्स में राशियां हैं उनको हमने दो भाग में विभाजित किया हुआ है। किस आधार पर? कुछ राशियां बेटा ऐसी होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए मुझे सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती। परिमाण समझते हो ना बेटा, जैसे हमने कहा आप पे बल लग रहा है 5 न्यूटन का, तो ये 5 आंकिक मान हो गया, न्यूटन मात्रक हो गया, और दोनों को हम बोलेंगे तो ये क्या है बेटा? परिमाण। क्या है बेटा? परिमाण। ठीक है, तो बेटा किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसका मान बताने के लिए मुझे सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिमाण की। तो वो राशियां होती हैं बेटा हमारी अदिश राशियां। तो अदिश राशियां वे राशियां होंगी जिनको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण लिखे हैं, दूरी, ऊर्जा, चाल आदि, अभी आएगा ये सब चीजें बेटा।
अब आ जाओ सदिश राशियां। यहीं पे फिजिक्स में कुछ राशियां ऐसी है जिनको पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए प्रमाण के साथ साथ बेटा दिशा की भी जरूरत पड़ती है। प्रमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। बस अपने दिमाग में बस इतना सुन लो, अगर कोई भौतिक राशि है उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको पूरी तरह से समझाने के लिए मुझे सिर्फ प्रमाण की जरूरत पड़ रही है तो अदिश, और दिशा की भी जरूरत साथ में पड़ रही है तो वो सदिश। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इस स्लाइड पे फिर आएंगे, तब हम आपको और समझ में आएंगे। हाँ, दूरी क्या होती है, अब आते हैं हम लोग दूरी। तो दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई भैया दूरी होती है। ठीक है, कि दूरी किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई होती है। मतलब अब भैया आप टहलते हुए जा रहे हो, चलो पहले गए, मान लो बेटा पहले आप मान लीजिए 15 मीटर गए अपने स्कूल तक, ठीक है बेटा। फिर वहां से 15 किलोमीटर नहीं 20 मीटर दूर गए अपने दोस्त के घर बेटा। ठीक है, दोस्त का घर बड़ा है, स्कूल छोटा है, ऐसा नहीं है बेटा, स्कूल का हमने सिर्फ गेट दिखाया था। ठीक है बेटा, अब यहां से आप उस दोस्त को लेके आप 100 मीटर किसी और दोस्त के घर चले गए बेटा। ठीक है, तो आपके पथ की जो लंबाई होगी, मतलब यहां से यहां 15, फिर यहां से यहां 20 मीटर, फिर यहां से यहां बेटा कितना 100 मीटर। तो ये सारा पथ जो आपने तय किया है बेटा, जो चला है, कितना चला? 15 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 100 मीटर, कितना हो गया बेटा? 135 मीटर। ये जो पथ की लंबाई आई, ये आपकी क्या है बेटा? दूरी है। ये आपकी क्या है बेटा? दूरी है। अब जो दूरी होती है ये बेटा अदिश राशि है। अभी पिछली स्लाइड में था, ये कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। इसको जो नापा जाता है इसका एसआई मात्रक बेटा मीटर होता है। हमेशा हम लोग एसआई मात्रक क्या लेंगे? दूरी का मीटर में नापेंगे। बोलो बात समझ पाए बेटा? तो दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई होती है, एसआई मात्रक मीटर होता है, और ये एक अदिश राशि है। मतलब हमें दूरी बताने के लिए सिर्फ प्रमाण की जरूरत है, सिर्फ प्रमाण की। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा 15 किलोमीटर की दूरी तय करो, आप उठे 15 किलोमीटर किधर भी चल दो, बस हो गई दूरी तय। ठीक है, हमने कहा बेटा तुम्हें 100 मीटर की दूरी तय करनी है, तुम उठे 100 मीटर चलने लगे, किधर भी चल दो, मुझे नहीं बताना है, मुझे दिशा बतानी नहीं पड़ेगी। बस मैंने क्या बताया आपको? प्रमाण कि तुम्हें बेटा 100 मीटर चलना है। तुम्हें कितने मीटर चलना है? सिर्फ 100 मीटर चलना है। तो 100 मीटर चलने का मतलब है कि आप किसी भी दिशा में चले जाओ, दिशा की जरूरत नहीं है। तो ये अदिश राशि। इसके बाद वाला देखो जरा सा बेटा, विस्थापन। ये क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। विस्थापन क्या होता है? गतिमान वस्तु, कोई भी वस्तु जो गति कर रही है उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की लघुत्तम, शॉर्टेस्ट, सबसे कम से कम। अच्छा, सबसे कम दूरी अगर कहीं तक की लेनी है तो अपने लोगों को क्या लेना पड़ेगा? एक सीधी लाइन। आप ध्यान दो, जितने भी हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे और ये सब बन रहे हैं, इन पे कभी गौर किया होगा कि वो एकदम सीधे होते हैं। जितना सीधे रख पाते हो उसको उतना सीधे ही रखा जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि सबसे कम दूरी तभी होगी जब आपका पथ कैसा होगा? एक सीधी सरल रेखा में। ठीक है बेटा, आप लोगों ने कभी कभी पढ़ा होगा कि प्रकाश हमेशा सीधे पथ को ही तय करता है। ठीक है बेटा, तो जरा सा ध्यान दो। गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की लघुत्तम दूरी, लघुत्तम मतलब सबसे कम दूरी, क्या कहलाती है बेटा? विस्थापन कहलाती है। अच्छा, इसका भी मात्रक याद रखिएगा, मीटर होता है, लेकिन बहुत अंतर है बेटा। दूरी और विस्थापन में अभी हम लोग अंतर सीखेंगे, और ये अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के स्कूलों में पक्का है, पूछा जरूर जाएगा बेटा। तो सुनो, ऐसे समझते हैं, जैसे एक मिस्टर ए थे, वो पहले ए से मान लो सी तक गए, 4 मीटर की दूरी तय की। फिर वो सी से आ गए
ए से बी पे गए मान लो, फिर बी से आ गए सी पर, ठीक है, फिर इन्होंने 3 मीटर की दूरी तय की। तो भैया ये इनकी प्रारंभिक अवस्था हो गई, ये इनकी प्रारंभिक स्थिति हो गई, और ये कौन सी स्थिति है? अंतिम स्थिति हो गई। बेटा आप लोग समझ लोगे ना, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। पहले ये बंदा ए से बी तक गया 4 मीटर, बी से सी तक गया 3 मीटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पूछूं कि बेटा तुम्हारी दूरी कितनी है, तो दूरी क्या है बेटा? दूरी क्या होती है? दूरी होती है पथ की लंबाई। तो भैया यहां से यहां तक का पथ 4 मीटर, यहां से यहां तक का पथ 3 मीटर, तो टोटल पथ की लंबाई कितनी हो गई बेटा? 7 मीटर। पथ की लंबाई कितनी हो गई? 7। तो दूरी बेटा 7 मीटर। अब मैं कहूं कि बेटा विस्थापन बताओ, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे प्रारंभिक स्थिति, फिर देखोगे अंतिम स्थिति, और इसके बीच की कैसी दूरी निकालोगे? लघुत्तम दूरी। लघुत्तम दूरी के लिए कैसी रेखा? सीधी रेखा, सीधे हाईवे, ठीक है, सीधी लाइन खींच दी। तो पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा बहुत मैथ में पढ़ा होगा, तो बताओ ये कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर। तो यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ है बेटा? विस्थापन 5 मीटर हुआ है। बोलो क्लियर है बेटा? और एक चीज देखो, दूरी 7 है, विस्थापन 5 मीटर है बेटा। दूरी 7 है, विस्थापन 5 है। दूरी क्या है? ज्यादा है, विस्थापन कम है। विस्थापन कम हो रहा है। अभी तुम लोग देखना बेटा, अभी रुको, अभी देखो, देखो बेटा, अब अगर मान लो एक कोई भी बंदा सीधे पथ पे चल रहा है, मान लो ये गया ए से बी, फिर बी से सी, ठीक, ये चला 4 मीटर, फिर ये चला 3 मीटर, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, ये इसकी अंतिम स्थिति। हमने कहा दूरी बताओ भैया, तो दूरी क्या होगी? वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई। तो भैया पहले 4 फिर 3, तो दूरी आ रही है बेटा 7 मीटर। हमने कहा विस्थापन बताओ, तो आपने कहा सर प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की लघुत्तम दूरी सीधी रेखा, तो वो भी क्या आ गई बेटा? विस्थापन भी यहाँ कितना आ रहा है? विस्थापन भी बेटा 7 मीटर आ रहा है। तो क्या देख रहे हो? अरे दूरी तो विस्थापन के बराबर होगी। तो दिमाग में एकदम अच्छे से डाल लो बेटा, ये चीज बहुत अच्छे से भर लो बेटा दिमाग में, कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, ऋजुरेखीय गति करता है, सीधी सरल रेखा पे चलेगा, उसका पथ सीधी रेखा होता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी विस्थापन के बराबर होती है। उसके द्वारा चली गई दूरी विस्थापन के बराबर होती है। कब ये स्थिति होती है, कब ये संभव है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी विस्थापन के क्या होगा? बराबर होगा। जब भैया वो सीधी सरल रेखा पे गति करेगा, जब वो सीधी सरल रेखा पे गति करेगा, तो दूरी बराबर होगी किसके? विस्थापन की। बोलो क्लियर है? अच्छा एक और चीज देख लेते हैं बेटा, मान लो आप एक पार्क का चक्कर लगाने गए, ठीक है, आप यहां से चले 20 मीटर, फिर यहां से यहां 20 मीटर, फिर यहां से यहां 20 मीटर, फिर यहां से यहां 20 मीटर, और लौट के वहीं आ गए भैया, जहां थे वहीं के वहीं लौट के आ गए। अब हम पहले बताओ दूरी कितनी है? दूरी फिर वही पथ की लंबाई, सर 20 20 20 20, 4 बार 20, तो कितना हो गया दूरी बेटा? 80 मीटर। दूरी भैया 80 मीटर चली। लेकिन हम कहें विस्थापन, तो भैया प्रारंभिक स्थिति भी यही है और अंतिम स्थिति भी यही है। जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति यही है बेटा, तो विस्थापन हुआ ही नहीं। अरे विस्थापन तो बेटा अपने लोगों का क्या हो गया? जीरो हो गया। आए ये क्या? विस्थापन जीरो, दूरी जीरो नहीं है, दूरी 80 मीटर है, लेकिन विस्थापन जीरो। तो बेटा अपने दिमाग में बहुत अच्छे से भर लेना, विस्थापन दूरी से कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, गतिमान वस्तु का। समझ पाए बेटा? दूरी अगर कोई वस्तु स्थिर है तो बात ही खत्म, दूरी जीरो, सब कुछ जीरो। लेकिन हाँ हम बात कर रहे हैं गतिमान वस्तु की। तो अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन, दूरी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है। तो जब विरामावस्था, जब बेटा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां क्या हो?
समान हो तो याद रखना विस्थापन क्या होगा, जीरो। तो जल्दी जल्दी दिमाग में भर लो कि दूरी विस्थापन से ज्यादा हो सकती है या विस्थापन दूरी से कम हो सकता है। दूरी विस्थापन बराबर भी हो सकती है, विस्थापन जीरो हो और दूरी जीरो ना हो, यह भी संभव है। तो इनको बहुत ढंग से देख लेना। ये सवाल आप लोगों के काफी आपके आएंगे, ये सवाल काफी पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। जैसे बोलते किस स्थिति में दूरी जीरो नहीं होगी पर विस्थापन जीरो होगा, भैया जब प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां क्या हो, समान हो। किस स्थिति में दूरी और विस्थापन बेटा समान होगा, जब वस्तु सीधी सरल रेखा पे चलेगी। बोलो क्लियर। अब एक और पॉइंट बेटा, ये जो विस्थापन है ये सदिश राशि है, मतलब ये कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है। मतलब इसको प्रदर्शित करने के लिए अपने लोगों को दिशा की जरूरत पड़ेगी। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जरा समझो। मैंने कहा फिर वही लाइन पे आ जा रहे, जरा समझना बेटा, फिर उसी लाइन पे देख लो बेटा। मैं आपसे कहता हूं तुमको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तुमको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तुम उठा के किधर भी 5 किलोमीटर चल दो। भैया आपने तो नहीं बताया था 5 किलोमीटर किधर चलना है, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि यहां से तुम्हें स्कूल जाना है, यहां से स्कूल। बेटा सामान्य बोलचाल में भी फिजिक्स आती है। यहां से तुम्हें स्कूल में जाना है, यहाँ क्या है, प्रारंभिक स्थिति। स्कूल क्या है तुम्हारी, अंतिम स्थिति। तुम्हारा स्कूल 5 किलोमीटर है। अब बताओ मैंने दिशा दी कि नहीं दी, 5 किलोमीटर किधर भी चल दोगे तुम्हारा स्कूल थोड़ा मिल जाएगा। तुमको स्कूल जाना है, मैंने तुम्हें दिशा बताई है बेटा, बात समझ पाए। तो प्रारंभिक यहां से तुम्हें स्कूल, अंतिम स्थिति 5 किलोमीटर चलना है। तो परिमाण भी है 5 किलोमीटर और एक दिशा भी मैंने बताई है। तो इसीलिए बेटा अपने लोगों की जो दूरी है वो अदिश है, जो विस्थापन है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों के यहाँ, भैया दूरी और विस्थापन में अंतर बताओ। तो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, दूरी पहला अंतर परिभाषा है, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई है, बस आप चलते रहो, आपने एक पथ तय किया, उस पथ की लंबाई ले लो बेटा, बात खत्म, ठीक है। वही दूरी है। और ये क्या है, इसमें प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां पहले देखो, इसमें प्रारंभिक और अंतिम स्थिति देखो, फिर उनके बीच की लघुत्तम दूरी निकालो, सीधी रेखा, समझ पाए बेटा। तो वो विस्थापन होती है। ये एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, समझाने की जरूरत नहीं है। वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी शून्य नहीं होती। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो याद रखना बेटा, अगर कोई वस्तु गति करेगी तो कभी भी उसका मान शून्य नहीं होगा और हमेशा धनात्मक होगा। इसको अभी हम आगे और समझेंगे। किसी वस्तु द्वारा, अब यहाँ जो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है बेटा। देखो विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। मान लो एक दिशा हमने ले ली धनात्मक, तो उसकी उल्टी चलेगी तो ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। दिशा पे निर्भर करती है। आगे हम इस कॉन्सेप्ट को जब ग्राफ आएगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा बेटा। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। शून्य कब होती है बेटा, जब प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां समान हो, जब प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां समान हो, ठीक है बेटा, इतना समझ पाए। अब वस्तु द्वारा चली गई दूरी विस्थापन से अधिक होती है या उसके बराबर हो सकती है। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया, दूरी या तो अधिक होगी विस्थापन से या तो बराबर होगा। या विस्थापन के लिए बोले तो कंफ्यूज ना होना, विस्थापन को देख के बोलोगे तो विस्थापन दूरी से कम होता है या बराबर, दूरी विस्थापन से ज्यादा होती है या बराबर। बोलो बात समझ पाए। अब जो लास्ट अंतर है इसको बहुत अच्छे समझो। किसी गतिमान वस्तु के लिए दूरी का मान हमेशा बेटा बढ़ता जाता है, दूरी का मान हमेशा बढ़ता जाता है। देखो बेटा सीधी सी बात है, एक वस्तु चल रही है, इधर गई उधर गई, अरे भैया पथ की लंबाई तो बढ़ती जाएगी तो दूरी तो बढ़ती जाएगी, दूरी तो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन विस्थापन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। कैसे, जैसे एक वस्तु गई, भैया प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, विस्थापन बढ़ रहा है, वस्तु लौटने लगी, विस्थापन कम होने लगा, वस्तु दूर, विस्थापन बढ़ने लगा, कम होने लगा, ज्यादा होने। तो विस्थापन का मान बेटा प्रारंभिक स्थिति के जैसे जैसे पास आओगे विस्थापन कम होता जाएगा, प्रारंभिक स्थिति से दूर जाते जाओगे विस्थापन क्या होगा,
कम होता जाएगा। तो ये अंतर बेटा बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये अंतर अपने आप में पूरे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग और बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेते हैं। एक समान गति और असमान गति क्या होती है? देखो बेटा बहुत अच्छा समझना, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में मतलब इक्वल टाइम में समान दूरी तय करता है, समान दूरी चलती है, तो उसकी गति एक समान गति होगी। मतलब जैसे किसी वस्तु ने चलना शुरू किया, मैंने मान लो रात का टाइम है बेटा, पूरी रोड खाली है, ठीक है, पूरी रोड खाली थी, पूरी रोड खाली है, मैं रात में चला 2 बजे, ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 रोड पूरी खाली थी। 2 से 3 बजे तक 1 घंटा, 3 से 4 1 घंटा, 4 से 5 1 घंटा। तो मैं समयांतराल क्या ले रहा हूं? समान, एक एक घंटे का लिया। तो 2 से 3 में पता चला आपने दूरी तय की मान लो 40 किलोमीटर, चलो किलोमीटर में ले लिया, कार से चल रहे हैं, ठीक है। अब 3 से 4 में फिर आपने बेटा 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, फिर 4 से 5 फिर 1 घंटे में आपने 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, फिर भैया 5 से 6 में क्या कर लिया बेटा? 5 से 6 में भी आपने 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अगर कोई वस्तु ऐसे गति करती है कि समान समय अंतराल में हर 1 घंटे में समान दूरी तय कर रही है, हर 1 घंटे में 40 40 40 40 किलोमीटर, तो ऐसी गतियां क्या कहलाएंगी? एक समान गतियां। ऐसी गति क्या कहलाएगी बेटा? एक समान गति कहलाएगी। लेकिन अब मान लो सुबह का 6 बज गया था, ट्रैफिक आने लगी, हमने कहा 6 से देखा हमने 7 बजे तक, फिर 8 बजे तक, फिर 9 बजे तक, फिर बेटा 9 बज गया, फिर 10 बज गया, फिर 11 बज गया। बेटा अभी भी समय अंतराल हमने कितना कितना लिया है बेटा? 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, एक एक घंटे का समय लिया है। तो 6 से 7 के बीच में ट्रैफिक थोड़ी बहुत हुई, हम बेटा 30 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए। अगले 1 घंटे में भीड़ थोड़ी और बढ़ी, हम बेटा 20 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए। और भीड़ बढ़ गई तो हम बेटा जो है सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए। क्या देख रहे हो बेटा? और भीड़ बढ़ गई भैया, हम 5 ही किलोमीटर की दूरी तय कर पाए। तो अब आप क्या देख रहे हो? समयांतराल समान है पर दूरियां अलग अलग तय हो रही हैं। पहले घंटे में 30, दूसरे घंटे में बेटा 20, अगले में 10, अगले में 5। तो ऐसी स्थिति में जब कोई वस्तु आ जाएगी, इस तरह गति करेगी, तो वो गति क्या होगी? असमान गति। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। अब आप बताओ, आप सामान्यतया एक समान गति कर सकते हो कि सामान्य गति? असमान गति हम लोग कर सकते हैं बेटा, समझ पाए? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब बेटा जरा सा ध्यान दीजिए। तो अब हम इसके बाद चैप्टर में और आगे चलेंगे अगले वीडियो में, और यहीं से हमारा एक समान और समान गति में जो भी हमने सीखा है इसको ग्राफ से भी लेना शुरू करेंगे। इस चैप्टर में बेटा ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को बहुत ढंग से समझना है। ग्राफ क्या होता है? क्या होता है ग्राफ? दो राशियों के बीच जो भी संबंध है, मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरी किस तरह घट रही है, किस तरह बढ़ रही है, इसकी जो ये आपका संबंध है, इसकी पिक्चर, फोटो, वो आपका ग्राफ होगा। बोलो बात समझ पाए बेटा? तो इसको अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है बेटा? ओके।